हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में प्लेजरिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि प्लेजरिज्म क्या है और प्लेजरिज्म के डिफरेंट लेवल्स कौन कौन से हैं और उनसे रिलेटेड जो भी पेनल्टीज़ दी गई हैं अकॉर्डिंग टू यूजीसी रेगुलेशन 2018 वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा ताकि आप चेक कर सकते हैं अपनी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कि आपको कितना समझ में आया है। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि प्लेजरिज्म क्या है, प्लेजरिज्म के लेवल्स कौन कौन से हैं और उनसे रिलेटेड कौन कौन सी पेनल्टी दी गई हैं अकॉर्डिंग टू यूजीसी रेगुलेशंस 2018। ये जो यूजीसी का रेगुलेशन 2018 है उसका पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। यूजीसी का आपको पता ही है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, प्रमोशन ऑफ एकेडमिक इंटीग्रिटी एंड प्रिवेंशन ऑफ प्लेजरिज्म इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये आपका यूजीसी रेगुलेशन 2018 का पूरा नाम है, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो पीडीएफ है ओरिजिनल जो यूजीसी द्वारा दिया गया है, इसको मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा आज ही इस लेक्चर के बाद, और आप उसको डिटेल में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मेन जो सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पे इंक्लूड करा दिया हूँ। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्लेजरिज्म क्या होता है। देखिए, प्लेजरिज्म को हिंदी में हम बोलते हैं साहित्यिक चोरी। अगर आपने किसी दूसरे का वर्क यूज़ कर लिया है या फिर किसी दूसरे का आइडिया चुरा लिया है, अपने कार्य में उसको यूज कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना कि ये है विदाउट टेकिंग एनी प्रायर परमिशन, यानी आपने किसी दूसरे का वर्क या आइडिया यूज़ कर लिया है बिना उसके परमिशन के, या फिर आपने उसके काम को यूज़ किया और इसी काम को आपने पास कर दिया किसी दूसरे को, ये बताते हुए कि ये काम जो है वो आपका है। तो ऐसे प्रैक्टिस को हम बोलते हैं प्लेजरिज्म। देखिए, अब यहाँ पे जो रेगुलेशन है इसमें एक टर्म आता है एकेडमिक इंटीग्रिटी। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। देखिए, एकेडमिक इंटीग्रिटी का क्या मतलब है कि एकेडमिक जो भी आप एकेडमिक वर्क कर रहे हो, आप रिसर्च पेपर लिख रहे हो, आप कोई बुक लिख रहे हो, आप थीसिस लिख रहे हो, ठीक है, कोई भी एकेडमिक वर्क आप कर रहे हो, तो वहाँ पे आप कितने ऑनेस्ट हो, कितने ईमानदार हो और कितने फेयर हो, यही आपका एकेडमिक इंटीग्रिटी बताता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम ये मान लेते हैं कि आप कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हो और उसमें आपने किसी दूसरे का जो वर्क है वो इंक्लूड कर दिया है, तो जो एकेडमिक इंटीग्रिटी है वो ये कहता है कि क्या आपने उसको साइट किया है जिसका भी काम यूज़ किया है। साइट का मतलब क्या है? साइटेशन, गिविंग प्रॉपर क्रेडिट, आपने उसको प्रॉपर क्रेडिट दिया है कि नहीं दिया है, यही एकेडमिक इंटीग्रिटी है। ये ध्यान रखना कि जब भी हम कोई भी एकेडमिक वर्क करते हैं तो वहाँ पे हमें ऑनेस्ट और फेयर होना पड़ता है, यही एकेडमिक इंटीग्रिटी है। अब बढ़ते हैं आगे। अब जानते हैं लेवल्स ऑफ प्लेजरिज्म, कि जो प्लेजरिज्म के लेवल्स हैं वो कितने हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो लेवल्स बताए गए हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में बताए गए हैं और वो सीवियरिटीज़ के बेसिस पे हैं, यानी कितने सीवियर हैं, कितने आपने गंभीर प्लेजरिज्म किया है वो लेवल्स के हिसाब से बताया जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जो लेवल 0 है वो माना जाएगा कि उसकी सीवियरिटी बहुत कम है, यानी आपने बहुत बड़ी गलती नहीं की है। लेकिन लेवल 3 जो है वो काफ़ी सीवियर है, काफ़ी इंटेंस आपने प्लेजरिज्म किया हुआ है, तो उसका जो पेनल्टी होगा वो भी सबसे ज़्यादा होगा। तो मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ। पहला है लेवल 0, जो कि है अप टू 10%। अप टू 10% का क्या मतलब है? सिमिलैरिटीज़, अगर आपका जो काम है वो किसी दूसरे के काम से अगर सिमिलर हो जाता है अप टू 10%, तो उसे हम बोलेंगे लेवल 0। नेक्स्ट है लेवल 1, जो कि है 10 to 40%। नेक्स्ट है लेवल 2, जो कि है 40 to 60% सिमिलैरिटीज़। आखिरी और सबसे ख़तरनाक है लेवल 3, जो कि होता है अबव 60%। यानी अगर 60% से अधिक सिमिलैरिटी आपके जो रिसर्च वर्क है उसमें पाई गई तो पेनल्टीज़ भी सबसे खतरनाक होगा, सबसे ज़्यादा सीवियर होगा। तो ये लेवल्स हैं, आपको पता होना चाहिए। लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ठीक है। 4 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। अब आइए देखते हैं सिमिलैरिटीज़ चेक्स
फॉर एक्सक्लूजन फ्रॉम प्लेजरिज्म। अब देखिए सिमिलैरिटीज़ हम जब चेक करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ों को हम एक्सक्लूड कर देते हैं। एक्सक्लूड करने का क्या मतलब है, इसको छोड़ देते हैं, इसको हम कंसीडर नहीं करते हैं प्लेजरिज्म चेक करते समय। एक एक करके देख लेते हैं। पहला है ऑल कोटेड वर्क रिप्रोड्यूस विद ऑल नेसेसरी परमिशन एंड और एट्रीब्यूशंस। देखिए अगर कोई कोटेड वर्क है, कोटेड वर्क का क्या मतलब है, इन्वर्टेड कामा में है। जैसे आपने डेफिनेशन वगैरह देखा होगा कि अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ डबल इन्वर्टेड कामा में लिखा रहता है। तो कोटेड वर्क अगर है तो उसको हम सिमिलैरिटीज़ चेक करते समय एक्सक्लूड कर देते हैं। नेक्स्ट है ऑल रेफरेंसेस, बिब्लियोग्राफी, टेबल ऑफ कंटेंट, प्रीफेस और एक्नॉलेजमेंट्स। देखिए जो भी हम रेफरेंसिंग देते हैं उनको एक्सक्लूड कर देते हैं। बिब्लियोग्राफी, अगर मान लीजिए कोई बुक से आपने कोई कंटेंट उठाया है तो वो बिब्लियोग्राफी सेक्शन में जाएगा, इसको भी एक्सक्लूड कर देते हैं। जो टेबल ऑफ कंटेंट है, प्रीफेस है या एक्नॉलेजमेंट है, आपने किसको किसको थैंक यू करना है, ये सारी चीज़ें जो आपने लिखी हैं थीसिस वगैरह में, इसको आपको एक्सक्लूड करना होता है। ठीक है, सिमिलैरिटी चेक करते समय इसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। तीसरा है ऑल जेनरिक टर्म्स, लॉज, स्टैंडर्ड सिंबल्स एंड स्टैंडर्ड इक्वेशंस। ये सारी चीज़ें भी एक्सक्लूड होती हैं। कोई भी जेनरिक टर्म है, कोई लॉज है, कोई स्टैंडर्ड सिंबल है, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन है, ये सब सारी चीज़ों को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जैसे आपने पढ़ा होगा रिग्रेशन इक्वेशन y=a+bx, तो कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन है तो इसको भी हम एक्सक्लूड कर देते हैं। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो रिसर्च वर्क है वो कैरिड आउट किया जाएगा बाय स्टूडेंट, फैकल्टी, रिसर्चर एंड स्टाफ। ये आपको पता ही है कि कौन कौन कर सकता है ये, और ये माना जाएगा कि ये उनका ओरिजिनल आइडिया है, और उसमें जो एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे, समरी लिखेंगे, हाइपोथेसिस बनाएंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, रिजल्ट या कंक्लूजन्स वगैरह लिखेंगे या रिकमेंडेशंस वगैरह लिखेंगे, वो उनका खुद का होना चाहिए, उसमें कोई सिमिलरिटीज़ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे ध्यान रखना कि एक और चीज़ एक्सक्लूड किया जाता है, अगर कोई कॉमन नॉलेज है और कोई कोइंसिडेंटल टर्म्स हैं तो उनको अप टू 14 कंसेक्यूटिव वर्ड्स तक यूज़ किया जा सकता है, उसको एक्सक्लूड कर देते हैं हम। कॉमन नॉलेज का क्या मतलब है, जैसे प्राइस बढ़ने पे डिमांड जो है वो घट जाती, ये अब कॉमन नॉलेज में है, ये सबको पता है। ठीक है, तो इसको हम एक्सक्लूड कर देंगे। अगर लगातार कोई ऐसा टर्म भी हम यूज़ कर रहे हैं तो लगातार 14 बार अगर हम इस टर्म को यूज़ करते हैं तो उसको हम एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो ये था सिमिलैरिटी चेक्स फॉर एक्सक्लूजन फ्रॉम प्लेजरिज्म। अब आइए नेक्स्ट पेनाल्टीज़ के बारे में बात करते हैं। पेनाल्टीज़ को समझने से पहले आपको ये 2-3 चीज़ें और समझनी होंगी। देखिए पेनाल्टीज़ कौन इम्पोज कर सकता है, यहाँ पे देखिए पेनाल्टीज़ कौन इम्पोज कर सकता है, वो है IAIP। IAIP का क्या मतलब है, इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल। देखिए सबसे पहले एक पैनल होता है जिसको हम बोलते हैं DAIP। DAIP का क्या मतलब है, डिपार्टमेंटल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल। यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनल लिखा हुआ है ना, यहाँ पे सिर्फ डिपार्टमेंटल हो जाता है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, बाकी सब सेम होता है। डिपार्टमेंटल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल, ध्यान रखना ये दोनों पैनल अलग अलग हैं, मैं यहाँ पे साथ के साथ लिख भी देता हूँ। देखिए सबसे पहले अगर कोई एलिगेशन लगा किसी भी रिसर्च स्कॉलर पे या स्टाफ पे, फैकल्टी पे कि उसने प्लेजरिज्म किया है, तो चेक करने का काम कौन करेगा, DAIP करेगा। डिपार्टमेंटल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल जो है वो एलिगेशन चेक करेगा। ठीक है, फिर वो अपना रिपोर्ट जो है वो IAIP को सौंपेगा। ठीक है, और जो IAIP है वही पेनल्टी इम्पोज कर सकता है, वही पेनल्टी लगाएगा। ध्यान रखना, इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, DAIP, ये नंबर 1 है, ये इन्वेस्टिगेशन करेगा और ये पेनल्टी लगाएगा। अब यहाँ पे लिखा है कि पेनल्टीज इन केस ऑफ प्लेजरिज्म, सबमिशन ऑफ थीसिस एंड डिसर्टेशन। यानी अगर आप कोई थीसिस सबमिट कर रहे हो या डिसर्टेशन सबमिट कर रहे हो तो उसमें पेनल्टी क्या होगा। जैसा कि आपको पता है कि थीसिस या डिसर्टेशन कौन सबमिट करता है, रिसर्च स्कॉलर कर सकते हैं या PG स्टूडेंट हैं जो डिसर्टेशन लिखते हैं। तो क्या पेनल्टी होगा, सबसे पहले जान लेते हैं। अगर लेवल 0 है, लेवल 0 का क्या मतलब है, सिमिलैरिटीज़ अप टू 10%, अगर 10% तक सिमिलैरिटीज़ है तो वो लेवल 0 पे आएगा। तो UGC जो है वो परमिशन देती है कि 10% तक अगर सिमिलैरिटीज़ हैं, जिसको हम माइनर सिमिलैरिटीज़ कहते हैं, यहाँ पे कोई भी पेनल्टी नहीं इम्पोज की जाती है बाई IAIP, यहाँ पे कोई पेनल्टी नहीं होगी। नेक्स्ट है लेवल 1। लेवल 1 का क्या मतलब है, सिमिलैरिटीज़ अबव 10 to 40%, 10 से 40% के बीच में है तो वो लेवल 1 सिमिलैरिटीज़ के अंतर्गत आएगी,
और ऐसे कंडीशन में स्टूडेंट को बोला जाएगा कि आप जो भी अपना स्क्रिप्ट है उसको रिवाइज़ करो, ठीक है, वापस से उसको लिखो और 6 महीने के अंदर, यहाँ पे देखना 6 महीने से अधिक का समय आपको नहीं मिलेगा, 6 महीने के अंदर आप उसको दोबारा सबमिट करो। यहाँ पे स्क्रिप्ट का क्या मतलब है, कोई भी रिसर्च पेपर हो सकता है, थीसिस हो सकता है, डिसर्टेशन हो सकता है, चैप्टर्स इन बुक, यानी कि कोई भी अगर एक चैप्टर आप लिखते हो या एक से अधिक चैप्टर लिखते हो तो वो भी इंक्लूड किया जाएगा, या फिर पूरा बुक ही आप लिखते हो या इसी तरीके कोई और वर्क है तो उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि किन चीज़ों को हम एक्सक्लूड करते हैं, असाइनमेंट्स को एक्सक्लूड करते हैं, इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। टर्म पेपर्स हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स हैं, कोर्स वर्क, जब आप पीएचडी करते हो तो आपको 1 साल के लिए कोर्स वर्क करना पड़ता है या 6 महीने के लिए अगर पहले किए हो तो कोर्स वर्क को भी एक्सक्लूड करते हैं। अगर आप कोई एसेस लिखते हो या आंसर स्क्रिप्ट लिखते हो तो इन सारी चीज़ों को हम एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है। तो लेवल 0 में कोई पेनल्टी नहीं है। लेवल 1 में ये बोला जाएगा स्टूडेंट को कि 6 महीने के अंदर अपना जो भी स्क्रिप्ट है, चाहे थीसिस लिख रहे हो चाहे डिसर्टेशन है, उसको रिवाइज़ करके वापस से सबमिट करो। अब आते हैं लेवल 2 पे। लेवल 2 का क्या मतलब है, 40 से 60% सिमिलैरिटीज़ हैं तो वो लेवल 2 माना जाएगा। ऐसे में स्टूडेंट को डिबार कर दिया जाएगा, उसको जो भी स्क्रिप्ट है उसको सबमिट करने से मना कर दिया जाएगा फॉर 1 ईयर। लेवल 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लेवल 3 इंपॉर्टेंट है। लेवल 3 का क्या मतलब है, सिमिलैरिटीज़ अगर 60% से अधिक हैं तो वो लेवल 3 के अंतर्गत आएगा। ऐसे में जो भी स्टूडेंट हैं उसका जो रजिस्ट्रेशन है, जिस भी प्रोग्राम में वो इनरोल्ड है, उसको हम कैंसिल कर देंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा कि पीएचडी प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करो, तो अगर कोई पीएचडी प्रोग्राम में इनरोल्ड है तो उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। समझ में आया? तो ये पेनल्टीज़ थी अगर आप थीसिस या डिसर्टेशन सबमिट करते हो तो। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं पेनल्टीज़ इन एकेडमिक एंड रिसर्च पब्लिकेशन। एकेडमिक का क्या मतलब है, कोई भी अगर आप सपोज कर लो बुक लिख रहे हो, ये मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ आपको समझने के लिए। रिसर्च पब्लिकेशंस का क्या मतलब है, अगर मान लेते हैं कि आपने कोई रिसर्च पेपर लिखा है, ठीक है, कोई भी एकेडमिक या रिसर्च पब्लिकेशंस आप कर रहे हो जो आगे चल के पब्लिश होने वाले हैं, ठीक है, आगे चल के पब्लिश होने वाला है, तो वहाँ पे हम क्या क्या पेनल्टीज़ इम्पोज करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना कि कौन एकेडमिक और रिसर्च पब्लिकेशन करता है। आपको पता है कि रिसर्च स्कॉलर हो सकते हैं जो बुक लिख सकते हैं, रिसर्च पेपर लिख सकते हैं, या फैकल्टी हैं, या फिर आपके सुपरवाइज़र हैं, ठीक है, जो भी रिसर्च स्कॉलर को सुपरवाइज़ कर रहे होते हैं, या और भी कोई हो सकता है। तो लेवल 0 देखते हैं। लेवल 0 आपको पता है अप टू 10% होता है, तो इसको माइनर सिमिलैरिटीज़ बोलते हैं, कोई भी पेनल्टी इम्पोज नहीं की जाएगी। लेवल 1 देखते हैं, सिमिलैरिटीज़ अप टू 10 to 40%। जो भी आपने मैन्युस्क्रिप्ट लिखा है उसको विड्रॉ करने के लिए बोला जाएगा कि आप उसको विड्रॉ कर लो। लेवल 2 सिमिलैरिटीज़ क्या होता है, 40 से 60% अगर सिमिलैरिटीज़ हैं तो वो लेवल 2 के अंतर्गत आएगा। लेवल 2 और लेवल 3 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चंस पूछे आते हैं। तो लेवल 2 में क्या है, पहले आपको बोला जाएगा जो भी मैन्युस्क्रिप्ट आप लिख रहे हैं उसको विड्रॉ कर लीजिए, और 1 साल के लिए, यहाँ पे ध्यान रखना, 1 साल के लिए जो एनुअल इंक्रीमेंट है, जो भी पैसा मिल रहा है वो आपको नहीं मिलेगा, डिनाई कर दिया जाएगा, ठीक है, आपको 1 साल तक एनुअल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। और अगर कोई सुपरवाइज़र है तो उसको 2 साल तक सुपरविज़न नहीं करने के लिए दिया जाएगा। यानी कोई भी जो रिसर्च स्कॉलर है या स्टूडेंट हैं, सुपरवाइज़र आप जानते हैं कि अगर असिस्टेंट प्रोफेसर है तो वो 2 रिसर्च स्कॉलर को सुपरवाइज़ कर सकता है। तो अगर जो सुपरवाइज़र है उसने लेवल 2 का प्लेजरिज्म किया हुआ है तो सुपरवाइज़र को 2 साल तक सुपरविज़न करने के लिए नहीं किया जाएगा, जो भी स्टूडेंट या स्कॉलर्स हैं। यहाँ पर ध्यान रखना कि एमफिल को अब इंक्लूड नहीं किया जाता है क्योंकि एमफिल जो है अब बंद कर दिया गया है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, लेवल 2 जो है उसमें 2 साल तक जो भी सुपरवाइज़र हैं उसको सुपरविज़न करने के लिए नहीं दिया जाएगा, और 1 साल तक एनुअल इंक्रीमेंट नहीं होगा। तो ये 2 से याद कर सकते हैं। लेवल 3 पे आते हैं। सिमिलैरिटीज़ अगर 60% से अधिक हैं तो वो लेवल 3 में आएंगे। इसमें मैन्युस्क्रिप्ट को विड्रॉ करने के लिए बोला जाएगा, आपको पता है, और इसमें लगातार 2 साल तक एनुअल इंक्रीमेंट रोक दिया जाएगा, डिनाई कर दिया जाएगा। और जैसे ऊपर वाले में 2 साल था, यहाँ पे 3 साल है। तो लेवल 3 है 3 साल तक
सुपरविजन करने के लिए नहीं दिया जाएगा सुपरवाइज़र को, और 2 साल तक जो भी आपका एनुअल इंक्रीमेंट ये नहीं मिलेगा, यानी पैसा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अब जानते हैं कर्बिंग प्लेजरिज्म। कर्बिंग प्लेजरिज्म का क्या मतलब है कि साहित्यिक चोरी को किस तरीके से रोका जा सकता है, ये यूजीसी बताता है। तो पहला ये दिया गया है कि सबसे पहले जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे टेक्नोलॉजी बेस्ड मैकेनिज़्म बनाना चाहिए, प्रॉपर सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड कराना चाहिए। मतलब जो भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनके लिए लैब बनाइए, वहाँ पे कंप्यूटर रखिए, जो भी ज़रूरत की सॉफ्टवेयर हैं वो प्रोवाइड कराइए, अच्छा इंटरनेट प्रोवाइड कराइए, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराइए ताकि जो भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं जो थीसिस लिखना चाहते हैं, डिसर्टेशन लिखना चाहते हैं या कोई पब्लिकेशंस के लिए काम करना चाहते हैं, उनके लिए एक टेक्नोलॉजी बेस्ड मैकेनिज़्म वहाँ पे हो, जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पे। दूसरा देखते हैं, यहाँ पे ये कह रहा है कि जो भी मैकेनिज़्म प्रोवाइड किया जाता है वहाँ पे इस चीज़ को भी इंश्योर किया जाए कि जो भी सॉफ्टवेयर मैकेनिज़्म में यूज़ किए जा रहे हैं वो एक्सेसिबल भी हों। जो भी रिसर्च स्कॉलर इस वीडियो को अभी देख रहे होंगे उनको पता होगा कि हो सकता है कि उनके कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में लैब भी है, सॉफ्टवेयर भी है, कंप्यूटर भी है, इंटरनेट भी है, लेकिन वो एक्सेसिबल नहीं है, यानी कि अवेलेबिलिटी नहीं है एबव सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का मतलब यहाँ पे क्या है, बेसिकली टर्निटिन, उरकुंड, इस तरीके के सॉफ्टवेयर, या फिर जो भी आप रेफरेंसिंग के लिए यूज़ करते हो उन सारे सॉफ्टवेयर की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि एवरी स्टूडेंट सबमिटिंग अ थीसिस, डिसर्टेशन और एनी अदर डॉक्यूमेंट्स टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस शैल सबमिट अ अंडरटेकिंग इंडिकेटिंग दैट डॉक्यूमेंट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय हिम और हर, दैट द डॉक्यूमेंट इज इन हिज हर ओरिजिनल वर्क एंड फ्री ऑफ एनी प्लेजरिज्म। देखिए अब नेक्स्ट जो सजेशन वो दिया गया है कि हर स्टूडेंट से एक अंडरटेकिंग ले लेना चाहिए जिसमें ये लिखा होना चाहिए कि जो भी वो काम कर रहा है वो फ्री ऑफ एनी प्लेजरिज्म है और उसका ओरिजिनल वर्क है। जैसे आप कॉलेज में एडमिशन लिए होगे ग्रेजुएशन वगैरह में, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे एंटी रैगिंग का एक अंडरटेकिंग लिखवाया जाता है, आपसे बनवाया जाता है कि आप अगर किसी भी तरीके से रैगिंग करते हुए पाए गए तो आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा और इसके लिए आप तैयार हो। या फिर आपने कई बार अंडरटेकिंग दिया होगा ये लिखते हुए कि जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है वो ट्रू और फेयर है। तो यहाँ पे भी यही कहा जा रहा है कि अंडरटेकिंग लिखवा लो, उसमें ये बता दो कि जो भी रिसर्च स्कॉलर है या जो भी स्टूडेंट है वो ये लिखे कि जो भी वो थीसिस या डिसर्टेशन जो भी सबमिट कर रहा है वो उसका ओरिजिनल वर्क है और उसमें कोई भी प्लेजरिज्म नहीं है। अब डी वाला देखते हैं, द अंडरटेकिंग शैल इंक्लूड द फैक्ट दैट डॉक्यूमेंट हैज़ बीन ड्यूली चेक्ड थ्रू प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर और टूल्स अप्रूव्ड बाय हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। अब नेक्स्ट रिकमेंडेशन यही दे रहा है कि जो अंडरटेकिंग है उसमें ये भी लिखवा लो कि जो भी कंटेंट उसने प्रोवाइड किया है, जो भी डॉक्यूमेंट है उसको अच्छी तरीके से चेक कर लिया गया है और वो उसी प्लेगरिज्म डिटेक्शन टूल से चेक किया गया है जो कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन द्वारा अप्रूव किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन शैल डेवलप अ पॉलिसी ऑन प्लेजरिज्म एंड गेट इट अप्रूव्ड बाय इट्स रेलेवेंट स्टैट्यूटरी बॉडी और अथॉरिटी। The approved policy shall be placed on the home page of the higher education institution website। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को एक पॉलिसी डेवलप करनी चाहिए और वो जो रेलेवेंट अथॉरिटी है उससे अप्रूवल ले लेना चाहिए और अपने वेबसाइट के होम पेज पे उसको बता देना चाहिए कि हमारी ये पॉलिसी है, जब भी आप रिसर्च करोगे तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट है, ईच supervisor shall submit a certificate indicating that the work done by the researcher under him or her is plagiarism free। अब सुपरवाइजरों के लिए भी कहा जा रहा है कि हर सुपरवाइजर को एक सर्टिफिकेट सबमिट करना चाहिए, ये कहते हुए कि जो भी हमारे अंडर में जो भी रिसर्च स्कॉलर हैं, जो भी वो काम कर रहे हैं वो प्लेजरिज्म फ्री है। नेक्स्ट देखते हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन शैल सबमिट टू इनफ्लिबनेट soft copies of all masters research programs dissertations and thesis within a month, यहाँ पे ध्यान रखना, within a month after award of degrees for hosting digital repository under शोधगंगा ई रिपोजिटरी। नेक्स्ट पॉइंट में ये कह रहा है कि जब भी किसी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कोई भी स्टूडेंट रिसर्च स्कॉलर बनता है और वो अपनी डिसर्टेशन या थीसिस सबमिट कर देता है तो उसकी एक सॉफ्ट कॉपी 1 महीने के अंदर इनफ्लिबनेट को सबमिट कर देनी चाहिए। सॉफ्ट कॉपी का मतलब क्या है, पीडीएफ वगैरह। और इनफ्लिबनेट का क्या मतलब है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इनफ्लिबनेट इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क।
ठीक है, इसको एक कॉपी सबमिट कर देनी चाहिए, जो भी उसने थीसिस वगैरह लिखा है स्टूडेंट ने उसको सबमिट कर दीजिए, और 1 महीने के अंदर ये करना है, ठीक है, ताकि वो जो शोध गंगा है, जैसे अगर आपने देखा होगा कि थीसिस कहाँ पे इंक्लूड की जाती है, शोध गंगा में, तो यहाँ पे सबमिट कर देनी चाहिए। और इसी से रिलेटेड दूसरा पॉइंट भी यही है कि एक कॉपी उसके पास भी होनी चाहिए, उसके इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी में होनी चाहिए, खुद की वेबसाइट पे भी एक डिसर्टेशन या थीसिस जो है उसके पास भी होना चाहिए। ये सारी चीज़ें बताई गई। तो उम्मीद है आपको बेसिक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजीसी रेगुलेशंस 2018? ऑप्शंस देख लेते हैं। टू इंश्योर फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, टू प्रमोट यूज ऑफ प्लेजरिज्म डिटेक्शन टूल्स, to establish mechanism to prevent plagiarism and promote academic integrity, to regulate admissions in higher education institutions। तो मैंने आपको बताया था यूजीसी जो रेगुलेशन 2018 है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था कि आप एक ऐसा मैकेनिज्म स्टैब्लिश करिए ताकि प्लेजरिज्म को हम प्रिवेंट कर सकें, और एकेडमिक इंटीग्रिटी यानी कि जो भी आप एकेडमिक वर्क कर रहे हो उसमें जो रिसर्च स्कॉलर हैं, स्टाफ हैं, जो फैकल्टी हैं या दूसरे लोग हैं, वो ऑनेस्ट होके काम कर सकें। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द लेवल्स ऑफ प्लेजरिज्म डिफाइंड बाय यूजीसी रेगुलेशंस? आपके ऑप्शन है माइनर, मॉडरेट, सीवियर या एक्सट्रीम, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 या लेवल 3, लेवल ए, लेवल बी, लेवल सी, लेवल डी या फिर नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, लेवल 0 जो कि है अप टू 10%, लेवल 1 जो कि है 10 से 40% सिमिलैरिटी, और लेवल 2 जो है वो 40 से 60% सिमिलैरिटीज को चेक करता है, और लेवल 3 जो है वो 60% सिमिलैरिटी से अधिक है, तो वो लेवल 3 के अंतर्गत आता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एलिगेशंस ऑफ प्लेजरिज्म एट द डिपार्टमेंटल लेवल इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस? आपके ऑप्शन है IAIP, DAIP या फिर UGC या फिर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्टिगेशन का जो काम है DAIP करता है, डिपार्टमेंटल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ये करता है, इन्वेस्टिगेशन ये करता है, और IAIP जो है वो पेनल्टी इम्पोज करता है, यानी पेनल्टी लगाने का काम कौन करता है? IAIP, और इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? DAIP। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि एलिगेशन को कौन इन्वेस्टिगेट करता है, तो वो है DAIP। तो थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू UGC रेगुलेशन, हाउ ऑफन शुड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कंडक्ट सेंसिटाइजेशन सेमिनार्स ऑन एकेडमिक इंटीग्रिटी एंड प्लेजरिज्म? क्वेश्चन पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू UGC रेगुलेशंस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को सेंसिटाइजेशन सेमिनार ऑन एकेडमिक इंटीग्रिटी एंड प्लेजरिज्म ये कब कंडक्ट करना चाहिए? आपके ऑप्शन है वंस अ ईयर, एवरी सेमेस्टर, एवरी 2 years या व्हेन एवर नेसेसरी। देखिए जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हर सेमेस्टर में ये बच्चों को बताना चाहिए सेमिनार में कि एकेडमिक इंटीग्रिटी क्या है, प्लेजरिज्म क्या है, उसका इंटेंशन क्या होता है, उसका इफेक्ट क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस फैलानी चाहिए हर सेमेस्टर में। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू UGC रेगुलेशंस, व्हाट इज द पेनल्टी फॉर प्लेजरिज्म इफ सिमिलैरिटी इंडेक्स इज बिटवीन 10 and 40% फॉर अ स्टूडेंट? अगर कोई स्टूडेंट है उसके जो कंटेंट जो भी उसने लिखा है डॉक्यूमेंट उसमें 10 से 40% जो है वो सिमिलैरिटीज हैं, तो आपको बताना है कि क्या पेनल्टी उसको मिलेगा। आपके ऑप्शन है द स्टूडेंट इज गिवन अ वार्निंग, नेक्स्ट है द स्टूडेंट मस्ट सबमिट अ रिवाइज्ड स्क्रिप्ट within a specified time period, the student is suspended for 1 semester, the student is expelled from the institutions। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगर 10 से लेकर 40% तक अगर सिमिलैरिटीज़ हैं तो स्टूडेंट को बोला जाएगा कि आप जो भी अपना स्क्रिप्ट है उसको रिवाइज करिए, और ये जो समय है वो 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता, यानी 6 महीने के अंदर ही आपको रिवाइज करके सबमिट करना होगा। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ स्टूडेंट कमिट्स लेवल 2 प्लेजरिज्म व्हाइल सबमिटिंग थीसिस डिसर्टेशन एज पर UGC रेगुलेशन द स्टूडेंट शैल बी।
आपके ऑप्शन है डिबार्ड फ्रॉम सबमिटिंग रिवाइज स्क्रिप्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, डिबार्ड फॉर सबमिटिंग अ रिवाइज स्क्रिप्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, आस्क टू सबमिट अ रिवाइज स्क्रिप्ट विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, आस्क इंस्टूडेंट टू रिवाइज्ड स्क्रिप्ट विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ। देखिए जब भी लेवल 2 या लेवल 3 का जो प्लेजरिज्म होता है, लेवल का होता है, वो काफ़ी खतरनाक होता है स्टूडेंट और जो सुपरवाइज़र हैं उनके लिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा है कि अगर स्टूडेंट लेवल 2 का प्लेजरिज्म कर रहा है तो उसको क्या पेनल्टी होगा। तो उसको 1 साल के डिबार कर दिया जाएगा, यानी उसे 1 साल तक मना कर दिया जाएगा जो भी स्क्रिप्ट है वो सबमिट करने से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा था कि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर यूज्ड फॉर चेकिंग प्लेजरिज्म। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा प्लेजरिज्म चेक करने के लिए यूज किया जाता है। आपके ऑप्शन है टर्निटिन, लेटेक्स, ओरकुंड, आइथेंटिकेट। ये आपके सामने ऑप्शंस दिए गए। देखिए टर्निटिन एक प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है, ओरकुंड भी यही है, आप प्लेजरिज्म चेक कर सकते हो। आइथेंटिकेट जो है वो सबसे पुराना है, सबसे ओल्ड है, ध्यान रखना इन सब में से। प्लेग ट्रैकर जो है ये भी प्लेजरिज्म चेक करने के लिए किया जाता है। लेटेक्स जो है वो आपको थीसिस राइटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। जब भी आप पीएचडी करेंगे तो थीसिस जो है वो लेटेक्स सॉफ्टवेयर से लिख सकते हैं। तो जिस भी ऑप्शन में बी है उसको आप यूज़ नहीं कर सकते, यानी वो होगा ही नहीं। 1 3 4 5 करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ डिपार्टमेंटल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल DAIP अंडर UGC रेगुलेशन 2018। ऑप्शन ए है टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट एकेडमिक इंटीग्रिटी एंड कंडक्ट वर्कशॉप टू इन्वेस्टिगेट एलिगेशंस ऑफ प्लेजरिज्म एंड सबमिट रिकमेंडेशंस टू द इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल, टू पब्लिश रिसर्च पेपर्स एंड आर्टिकल्स ऑन एकेडमिक इंटीग्रिटी, टू प्रोवाइड फंडिंग फॉर रिसर्च प्रोजेक्ट्स। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। DAIP का रोल क्या है कि वो जो भी एलिगेशन लगाया गया है रिसर्च स्कॉलर पे उसको इन्वेस्टिगेट करे कि प्लेजरिज्म कितना हुआ है और अपना जो रिपोर्ट है उसको सबमिट करे IAIP को। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना कि चाहे आपका ये DAIP हो चाहे ये आपका IAIP हो, ये दोनों अलग अलग पैनल हैं, इसमें जो भी मेंबर्स होंगे वो दोनों अलग अलग हैं। यानी ऐसा नहीं है कि जो मेंबर इसमें है वही मेंबर इसमें होगा, ऐसा नहीं होगा, दोनों पैनल अलग अलग हैं, ये कन्फ्यूजन मत रखना। ठीक है, DAIP क्या इन्वेस्टिगेशन करता है और अपना रिपोर्ट जो है वो IAIP को देता है और IAIP जो है वो पेनल्टी इम्पोज करता है। तो 8th का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सिमिलैरिटी चेक्स फॉर प्लेजरिज्म अंडर UGC रेगुलेशन 2018। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो सिमिलैरिटी चेक करना है उसमें कौन सी चीज़ों को हम एक्सक्लूड कर देंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे। आपके ऑप्शन है ओरिजिनल रिसर्च वर्क इंक्लूडिंग एब्स्ट्रैक्ट, समरी एंड रिजल्ट, कॉमन नॉलेज, कोइंसिडेंटल टर्म्स अप टू 40 consecutive वर्ड्स, टेक्स्ट इन इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन सेक्शन, कॉमन नॉलेज एंड कोइंसिडेंटल टर्म्स अप टू 14 consecutive वर्ड्स। तो 9th का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। मैंने अभी आपको बताया था कि सिमिलैरिटीज चेक करते समय हम जो कॉमन टर्म्स होंगे या कोइंसिडेंटल टर्म्स होंगे उनको अगर वो बार बार आ रहे हैं, लगातार 14 बार आ रहे हैं, तो उनको हम एक्सक्लूड कर देते हैं, इंक्लूड नहीं करते। तो 9th का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस कॉन्स्टिट्यूट्स प्लेजरिज्म। आपको बताना है कि कौन सा एक्शन जो है वो प्लेजरिज्म को पैदा करता है। आपके ऑप्शन है पैराफ्रेजिंग समवन एल्स आइडियाज विदाउट गिविंग क्रेडिट, यूजिंग कोट्स फ्रॉम अ सोर्स विथ प्रॉपर साइटेशन, कंडक्टिंग ओरिजिनल रिसर्च एंड प्रेजेंटिंग योर फाइंडिंग्स, कोलैबोरेटिंग विद अ कलीग एंड एक्नॉलेजिंग देयर कंट्रीब्यूशन। तो देखिए प्लेजरिज्म कब होगा, जब आपने किसी दूसरे का जो काम है वो यूज कर लिया है बाय यूजिंग पैराफ्रेजिंग सॉफ्टवेयर, आपने जो शब्द हैं उसको चेंज कर दिया, आपने सिनोनिम्स का यूज कर लिया है या किसी तरीके से पैराफ्रेज कर लिया है और प्रॉपर क्रेडिट भी नहीं दिया है। तो अगर आप ऐसा करते हैं, ऐसा एक्शन करते हैं तो वहाँ पे प्लेजरिज्म हो जाएगा। तो 10th का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगर आप इस लेक्चर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इस दिए गए QR कोड को स्कैन करके भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं।
और सारे PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था प्लेजरिज्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें मैंने आपको बताया कि प्लेजरिज्म क्या है, प्लेजरिज्म के डिफरेंट लेवल्स कौन कौन से हो सकते हैं, और उनसे रिलेटेड जो भी पेनल्टीज़ हैं वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अगर आपको कोई डाउट या सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।